औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम 10th क्लास की फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से करना है, तो मैंने कुछ इसका प्लान बनाया कि किस तरह से बच्चे फिज़िक्स का जो लेक्चर है या फिज़िक्स के अपना पेपर जो है उसको तैयार करेंगे इसी तरह। तो उसके लिए सबसे पहला जो है वो काम आप लोगों ने ये करना है कि हमने फुल बुक के MCQ तैयार करने हैं, और उसके बाद सेकंड पे हमने फुल बुक के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तैयार करने हैं, और तीसरे नंबर पर हम वो चीज़ें तैयार करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको तैयार करेंगे। तो आज मैं चैप्टर नंबर 18 जो है 10th क्लास का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट किया है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले नंबर पे देखें, इसमें उसने डिफरेंस पूछा है। तो पेपर में भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने जब दो चीजों के डिफरेंस की बात करते हैं तो आपने इस तरह से आमने सामने दोनों को रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो है वो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि बच्चों को इल्म है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने एक तरफ लिख दिया एटॉमिक नंबर, दूसरी तरफ आपने लिख दिया एटॉमिक मास नंबर। तो सबसे पहला काम ये करना है, आपने दोनों को कंपेयर जब करते हैं दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, इसको देखते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन को 18.1 को वो बुक से रीड करेंगे, और उसके बाद आपको ये आंसर जो मैं बता रहा हूँ, चाहे आप जो उर्दू मीडियम वाले हैं वो उसको वैसे लिख लें। तो इसका सबसे पहले नंबर पे देखें, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी जो आपके पास एटम एक होता है, जिस तरह मैंने ये एक एटम जो है उसकी शेप बनाई है, तो एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एटम के दरमियान वाला हिस्सा जो है वो न्यूक्लियस है। तो यहाँ से देखना ये है कि न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं उसको हमने देखना है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। हमने क्या देखना है, प्रोटॉन देखने हैं कि न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। और उसके बाद देखें, जिस तरह इस डेफिनेशन में लिखा है, साथ हमने दूसरी डेफिनेशन को कंपेयर करेंगे। वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहां पे न्यूक्लियॉन्स क्या होती है, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपना न्यूट्रॉन होते हैं, नंबर 2 इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं। तो इस एटम के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अगर हम सिर्फ बात करें प्रोटॉन्स की, वो एटॉमिक नंबर होगा। लेकिन अगर हम प्रोटॉन्स के साथ न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर देते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाता है, एटॉमिक मास नंबर आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम उर्दू में ये कहेंगे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स की तादाद है उसे एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इसका सिंबल क्या है, इट इज रिटन बाय जी। इसका सिंबल है जी, यानी एटॉमिक नंबर का सिंबल जी है। अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसका सिंबल ए है। तो इनको अगर हमने जिस तरह आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं उसमें कैलकुलेट भी करते हैं, तो कैलकुलेट किस तरह करना है, आपने इनको सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को या इसको कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक नंबर को, उसका फॉर्मूला होता है जी। जी क्या चीज है, एटॉमिक नंबर, ये आपने निकालना है। और ये इक्वल होता है a माइनस n, a एटॉमिक मास नंबर माइनस न्यूट्रॉन्स। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। अगर इसी तरह से आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एटॉमिक मास नंबर, तो उसका फॉर्मूला आता है a इज इक्वल टू जी प्लस n। a क्या चीज आपके पास है, a आपके पास है एटॉमिक मास नंबर। आप ये निकालना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, जो एटॉमिक नंबर है उसमें न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। तो ये वैसे भी आपने पढ़ा हुआ, यहाँ पे देखें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या बता रहे हैं आपको, एटॉमिक नंबर का। तो जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें न्यूट्रॉन ऐड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा आपके पास। तो अब इसको देखें हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो आपके पास होगा ना, उसको हम इस तरह से करते हैं डिनोट। ये आपके पास है, एलिमेंट के ऊपर आप लिखते हैं उसका एटॉमिक मास नंबर, और एलिमेंट में नीचे की तरफ आप लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और जिस तरह ये कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं, हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक जो नंबर है 1 है, एटॉमिक मास 1 है। हीलियम जो आपके पास है उसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। तो मेरे ख्याल में आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं। डू यू मीन
बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या चीज है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना इसको पहले देख लें ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, फिर हमें डेफिनेशन से समझ आ जाएगी कि वो क्या बात कर रहा है। तो ये 1896 की बात है जब बैकरल उसने एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम salt crystals emit an invisible radiations। उसने जो यूरेनियम है उसके साल्ट को देखा और उसको उसने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर से कुछ रेडिएशन खारिज हो रही हैं जो कि इनविजिबल है। अब कैसे पता चला? उसके सामने फोटोग्राफिक प्लेट थी। फोटोग्राफिक प्लेट सिंपली आप ये समझ लें कि जिस तरह हमारे पास कोई जिस तरह फोटोग्राफर जो है वो फोटोज उतारने के लिए वो पुराने पहले यूज किया करते थे ना, एक प्लेट किस्म की जो इसके अंदर कैमरे के अंदर यूज होती थी। उसने वो उसके सामने रखी तो देखा कि वो उसने उसको डार्क कर दिया और मजीद उसको धुंधला कर दिया। तो वहां से उसने देखा कि जो ये यूरेनियम साल्ट है इसके अंदर से तो कोई रेज निकल रही थी और वो ऑटोमेटिकली रेज निकल रही हैं। तो ये जो ऑटोमेटिकली यानी स्पॉन्टेनियस जो रेज निकल रही हैं ये होती है असल में रेडियो एक्टिविटी। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो देखिएगा, द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियाई अनस्टेबल होने का मतलब ये है कि जिस तरह के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का आपस में कॉम्बिनेशन है, तो ये इस कॉम्बिनेशन की वजह से वो स्टेबल होते हैं। अगर ये उनका जो कॉम्बिनेशन ठीक ना हो यानी कि वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं कुछ एटम्स उसके अंदर से, तो वो अनस्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब वो अनस्टेबल फॉर्म में आते हैं उस सूरत में क्या होता है, वो टूटना शुरू होते हैं। वो टूटते हैं जब वो अपने अंदर से रेज निकालते हैं तो वो टूट के 1 से 2 बन जाएंगे। वो 1 से 2 जब बनेंगे तो वो स्टेबल हालत में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो पहले अनस्टेबल थे। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो अनस्टेबल होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि स्टेबल हालत में आ जाए। उसके लिए क्या करते हैं, वो अपने जिस तरह ये यूरेनियम ने किया, बाद में ये 2 एलिमेंट और भी एक मैरी क्यूरी और पेरी ने ड्राफ्ट किए थे, पोलोनियम और रेडियम। तो ये जो पोलोनियम है, ये रेडियम है या ये यूरेनियम है, ये सारे के सारे क्या है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इनका काम क्या था, जो स्पॉन्टेनियस एमिशन है कि उसके अंदर से खुद ब खुद जो है वो रेज निकली और उन्होंने क्या किया, वो रेडिएशन जो है वो अनस्टेबल न्यूक्लियस निकली थी। उन्हें हम कहते हैं, या जो ये प्रोसेस हुआ सारा, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और जो एलिमेंट्स ये कर रहे होते हैं, जिस तरह यूरेनियम है, पोलोनियम है, ये रेडियम है, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम मजीद जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से तैयार करें। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन जहां से आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया।